आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 8 में से पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से विद्युत विच्छेद या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा विद्युत विश्लेष्य पदार्थ या इलेक्ट्रोलाइस किसे कहते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे पदार्थ है, कुछ ऐसे यौगिक पदार्थ है जिनकी गलित या पिघली हुई अवस्था में से या जलीय घोल में से आसानी पूर्वक विद्युत जो है गमन कर सकता है। आसानी पूर्वक विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है उनकी पिघली या जलीय घोल में से। और विद्युत के प्रवाह होने के कारण क्या होता है, एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे जलीय घोलों को, ऐसे पदार्थ के जलीय घोलों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वे सभी यौगिक पदार्थ जिनकी गलित या मॉल्टेन, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में मॉल्टेन स्टेट, या जलीय घोल में यानी एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, विद्युत प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होती है और एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के हम लोग मान सकते हैं NaCl मान लो, जिसका जलीय या लिक्विड घोल हम मान सकते हैं, या NaOH मान लो, NaOH ये हो सकता है, या H2SO4 हो सकता है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इन सब के मॉल्टेन या पिघली हुई अवस्था में से आसानी पूर्वक विद्युत पास हो सकता है और एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होगी, तो इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में किसी भी पदार्थ के जलीय या पिघली हुए मॉल्टेन स्टेट में या जलीय घोल में आसानी पूर्वक जो है विद्युत का गमन होता है और एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत विच्छेद। ठीक, तो विद्युत विच्छेद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, जिस विद्युत विच्छेद में यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट्स में जो जो भी यौगिक पदार्थ होंगे, वो यौगिक पदार्थ जो है पूर्ण रूप से यानी पूरे के पूरे अपने आयनों में विभक्त होते हैं, यानी Na+ और Cl- जैसे उदाहरण के लिए पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं या आयनिक कणों में जो है विभक्त हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे उदाहरण के लिए मान लो HCl है, या H2SO4 है, या NaOH है, ये सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। इनमें से जब भी विद्युत का प्रवाह होता है तो ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहेंगे, वे विद्युत विच्छेद जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से यानी विभक्त होते हैं लेकिन संपूर्ण रूप से आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, यानी आयनों में नहीं टूटते हैं, उन्हें कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे उदाहरण के लिए एसिडिक अम्ल यानी CH3COOH। ठीक, या हम लोग उदाहरण के लिए मान सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN, और उदाहरण के लिए हम लोग मान सकते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सारे कुछ उदाहरण हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। यहाँ तक क्लियर हुआ। इन दोनों के बावजूद एक और श्रेणी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो हम लोग कह सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नाम ही समझ में आ रहा है क्या, वो सारे यौगिक है जिनके जलीय बोलो या उनकी पिघली व्यवस्था में से भी कोई भी विद्युत का गमन नहीं होता है, यानी कोई नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, जैसे मान लेते हैं प्योर डिस्टिल वाटर यानी प्योर वाटर मान लेते हैं, केरोसिन मान लो, अल्कोहल मान लो, या पेट्रोल मान लो, बेंजीन मान लो, ये सारे के सारे उदाहरण क्या है, ये सारे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड। एसिड जो होते हैं वो जनरली सारे के सारे एसिड्स क्या होते हैं, सहसंयोजी यानी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और दैट्स वाई, और इसीलिए क्या होते हैं, वो विद्युत विश्लेषी पदार्थ नहीं होते हैं। एसिड जो होते हैं जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए वो विद्युत विश्लेषी पदार्थ यानी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर एसिड में पानी मिलाया जाए, जल में घोलने पे, यानी उनको एक्वस बना दिया जाए, एसिड्स को अगर एक्वस बना दिया जाए, तब क्या बन जाते हैं, वो H+ हाइड्रोजन आयन और विनाइन यानी कैटायन और एनायन में टूट सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए HCl जो है
वो टूट सकता है H प्लस और Cl माइनस में, ठीक। उसी तरह से H2SO4 ये टूटेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। और HNO3 ये भी टूट सकता है H प्लस और NO3 माइनस। तो ये सारे के सारे जो ये सारे क्या एक्वस है, एक्वस यानी जल में मिलाने के बाद अगर ये कंसंट्रेटेड होते तो ये हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में नहीं आते, यानी ये जल में मिलाने के बाद ही एक्वस होने के बाद ही, यानी एक्वस सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट क्या है और कंसंट्रेटेड क्या है, इसका वीडियो अलग से सेपरेट करके दूंगा, ये तुम लोग देख लेना। अभी के लिए सिर्फ इतना जान के रखो कि एक्वस मतलब जिसमें पानी मिला गया वो हो गया एक्वस हो गया। तो पानी मिलाने के बाद ही जो है एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इस्तेमाल में आते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं बेस, भस्म। भस्म क्या है, भस्मों के जलीय घोल में सभी भस्मों के अगर भस्म यानी ऐसे बेस का जो है, बेस के भी अगर जलीय घोल है तो वो जलीय घोल भी है कैटायंस और एनायंस में टूट सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए NaOH, OH नाम समझ हाइड्रोक्साइड जो तुम्हें दिख रहा है यानी ये बेस ही है, ये क्या होगा Na प्लस और OH माइनस। OH जो होगा वो हमेशा OH माइनस में ही टूटेगा, ठीक। उसी तरह से है CaOH2, ये क्या होगा टूट के आएगा Ca2 प्लस OH होल माइनस, ठीक। ठीक उसी प्रकार से देखो NH4OH और ये टूट रहा है किसमें NH4 प्लस और OH माइनस, क्लियर हुआ। तो ये है बेसिस। और उसके बाद थर्ड आता है सॉल्ट यानी लवण। सभी लवण अपने जलीय घोल में कैटायन और एनायन में टूट जाते हैं। H2O जो हमने इसका प्रयोग हम करके देखेंगे, H2O यानी नॉर्मल वाटर जो है वो भी जब उसमें से विद्युत प्रवाह होता है तो वो H प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है। तो हम अभी सॉल्ट्स का देखते हैं। सॉल्ट में जैसे हमने देखा NaCl जो है वो टूटेगा किसमें Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, कैटायन और एनायन हो गया, एनायन और कैटायन हो गया। और CuSO4 कॉपर सल्फेट हम देख सकते हैं, ये टूटेगा किसमें Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। और AgNO3 देखो सिल्वर नाइट्रेट, ये टूटेगा किसमें Ag प्लस और NO3 माइनस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे एसिड बेस एंड सॉल्ट में। जब एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यानी विद्युत विच्छेद के रूप में इस्तेमाल करेंगे तब वो किस तरह से एनायंस एंड कैटायंस में विभक्त होंगे ये हमने देखा। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl यानी NaCl सॉलिड NaCl जो है उसको गर्म करके गला दिया गया तो मोल्टेन NaCl है, ठीक। तो जिसमें पानी नहीं मिलाया गया, ठीक, जिसमें क्या है पानी नहीं मिलाया गया है, जो गलित अवस्था में है। अब ये जो एपर्टस तुम देख लो क्या है, एक बीकर लिया गया, ठीक, उस बीकर में दो प्लेटिनम के रॉड डुबाए गए हैं और उसके एक सिरे को बैटरी के प्लस सिरे के साथ और दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस सिरे के साथ जोड़ा गया। तो जिस सिरे को बैटरी के प्लस साइड से जोड़ा गया उसे हम लोग एनोड कहते हैं और जिसको बैटरी के माइनस साइड से जिस को जोड़ा गया है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। और ये जो दो प्लेट से डुबाए गए जनरली उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक। उन्हें क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं। प्लेटिनम इसलिए लिया गया है क्योंकि प्लेटिनम जो है इनर्ट है, यानी प्लेटिनम जो है इस रासायनिक यहाँ पे जो भी रासायनिक प्रतिक्रिया घटेगी उसमें प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं जो भी रासायनिक प्रतिक्रिया घटती है यानी जो भी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ रासायनिक प्रतिक्रिया ना करे। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए हमने प्लेटिनम का इस्तेमाल किया। अब जब हम NaCl मोल्टेन NaCl का इस्तेमाल कर रहे हैं तब जब बैटरी के प्लस ध्रुव के साथ इसे जोड़ा गया माइनस के साथ इसको जोड़ा गया तब होगा क्या, तब NaCl क्या होगा Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो Na प्लस किस तरफ जाएगा, देखो Na प्लस जाएगा किस तरफ
इस तरफ, यानी इस तरफ आ जाएगा सारे Na+ जो है वो सारे हमारे कैथोड की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है वो किसका अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयन को, यानी इसको Na+ को। और ये जो Cl- है किस तरफ आ जाएगा, Cl- सारे इस तरफ आ जाएंगे, Cl-, Cl-, ठीक। ये क्लोराइड आयन सब आ जाएंगे एनोड की तरफ, ठीक। अब होगा क्या, क्लोराइड आयन चूंकि वो माइनस में है, क्लोराइड आयन जो है वो माइनस में है, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, वो माइनस में यानी वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्लोराइड आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, एक Cl- जो वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक। यहाँ से भी एक क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागे, ये क्लोराइड आयन क्या बन गया, क्लोरीन एटम में बदला, और दो क्लोरीन एटम मिलके क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे, ठीक। क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, और क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो गैसीय स्टेट में क्या होगा, बाहर आ जाएगा, गैसीय स्टेट में बाहर निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, धीरे धीरे इस रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, यहाँ कौन है, यहाँ पे Na+ है, ये Na+ क्या करेगा, ये Na+ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यह जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, उस इलेक्ट्रॉन को Na+ ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और Na+ ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन गया, Na, सोडियम एटम बदल गया, और ये सोडियम एटम किसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर ये सोडियम एटम डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे घटा, तो ये याद रखने के लिए एक तरीका हमेशा याद रखना, ऑयल और रीक। ऑयल क्या है, ऑक्सीडेशन, OXI ऑक्सीडेशन, आई लूज, और ये क्या है, रिडक्शन, आई गेन। यानी ऑक्सीडेशन में हमेशा लूज होगा, आई को हम लोग इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, ऑक्सीडेशन में हमेशा लूज होगा और रिडक्शन में हमेशा गेन होगा। तो ध्यान से देखो, कहाँ पे ऑक्सीडेशन, कहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा, क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। और इस वाले इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड में क्या घटा, कैथोड ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन Na+ ने एक्सेप्ट किया, Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, गेन किया, यानी यहाँ पे क्या घटा, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है तुम्हारा एनोड में, यानी एनोड में असल में घटा क्या, एनोड में असल में घटा क्या, क्लोरीन जो Cl- था, जो Cl- था, उसने क्या किया, उसने क्या किया, किसमें बदल गया, वो क्लोरीन एटम में बदला और एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया। अब चूंकि क्लोरीन डायटोमिक है तो Cl2 होगा, तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए करना होगा, यानी एनोड पे ये प्रतिक्रिया घटी, ठीक। रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ घटा है, हमारा कैथोड पे, कैथोड पे रिडक्शन घटा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, Na जो था उसने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्सेप्ट किया, और किस में बदल गया, सोडियम एटम में बदला, और ये सोडियम एटम कहाँ डिपॉजिट हुआ, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। क्लियर हुआ, तो ये घटना कहाँ घटी, मॉल्टेन, ये हुआ मॉल्टेन NaCl में, ये हमने घटना देखी। क्लियर हुआ, समझ में आया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये वाला फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना होगा, ऑयल एंड रिग। ऑयल यानी ऑक्सीडेशन, आई लूज, एंड रिग माने रिडक्शन, आई गेन। इसे अच्छे से याद रखोगे तो कभी भी मिस नहीं करोगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होगा वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया। एक और चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि ये जो बैटरी जो लगाई गई है, ये जो बैटरी लगाई गई, इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, इसका रोल यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन नहीं होगा तो ये जो Na+ और Cl- आयन में जो चेंज हो रहा है वो यहाँ नहीं आएगा, Cl- इधर नहीं आएगा, Na+ इधर नहीं जाएगा, और Cl- जब इधर आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को कैरी करके इस इलेक्ट्रॉन में ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है, इस बैटरी की। क्लियर हुआ, और यहाँ पे हम लोग हमेशा DC बैटरी ही लगाते हैं, ठीक। AC बैटरी लगाएंगे तो प्लस और माइनस में पोलैरिटी चेंज करेगा और ये काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O यानी शुद्ध पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे घटेगा। तो जनरली शुद्ध पानी या डिस्टिल अगर वाटर हो तो वो क्या होगा,
करंट का सुचालक तो नहीं है, तो उसमें हम थोड़ा सा अगर अम्ल मिला दें या थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दें तो वो एक अच्छा सुचालक बन जाएगा जिसके अंदर से विद्युत का गमन होगा। ठीक, तो हमने क्या किया, H2O लिया, उसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स डुबाए और एक बैटरी लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या, तो हमें मालूम है H2O में से अगर ये H2O है और इसमें से अगर करंट पास करेगा तो हमें मालूम है H2O किस में टूटेगा, H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस और OH माइनस में विभक्त होगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन में विभक्त होगा। H प्लस आयन किस तरफ जाएगा, हमारा कैथोड है ये, एनोड है ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो H प्लस किस तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है H प्लस जो है ये धनात्मक है, ये पॉजिटिव चार्ज का है, तो ये किस तरफ जाएगा, ये जाएगा हमारा कैथोड की तरफ। और OH माइनस किस तरफ आएगा, ये आएगा हमारा एनोड की तरफ। तो कैथोड में क्या घटेगा और एनोड में क्या घटेगा, कैथोड में जब H प्लस आयन जाएगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। और होगा क्या, H प्लस जो है जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब किस में बदल जाएगा, तब वो बदल जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन एटम में। तो ऐसे ही जब दो, तो एक ने जब एक्सेप्ट किया, एक ने जब एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोजन बदला, जब दूसरे ने भी एक्सेप्ट किया तो वो भी हाइड्रोजन बदलेगा। तो वैसे ही 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे यानी गैस बनाएंगे, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बुलबुला, यहाँ गैस का बुलबुला जो हमें ऊपर की तरफ जाते हैं, बबल्स जो है ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। ठीक, एनोड पे क्या घटेगा, एनोड में क्या होगा, ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था OH माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो देगा यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ क्या होगा एनोड पर, ध्यान से देखो, एनोड पर होगा OH माइनस जो है, OH माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हो जाएगा OH, तो हो जाएगा OH, जैसे इसने OH माइनस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ OH, तो ऐसे ही जब चार OH एक साथ आएंगे तो बनेंगे क्या, 4OH, और ये 4OH असल में टूट के बन जाते क्या है, 2H2O और O2। देखो, यानी ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के बुलबुले तुम्हें देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के बुलबुले तुम्हें देखने को मिलेंगे ऊपर की तरफ, यानी कैथोड में तुम्हें मिलेगा ऑक्सीजन, सॉरी एनोड में तुम्हें मिलेगा ऑक्सीजन और कैथोड में मिलेगा तुम्हें हाइड्रोजन। ठीक, अभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखो मेरे पास क्या सेटअप है, मेरे पास एक डीसी पावर सप्लाई है 6 वोल्ट की, ठीक, जिसका ये ब्लैक वाला सिरा है नेगेटिव टर्मिनल, यानी उसके साथ जो हमने कॉपर का वायर अटैच करके रखा है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, यानी ये हमारा कैथोड है। और यहाँ पे है रेड टर्मिनल है डीसी सोर्स का जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके साथ भी मैंने एक कॉपर का वायर ही कनेक्ट करके रखा है, और ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड। ठीक, और यहाँ पे हमने डीसी पावर सप्लाई, ये ख्याल रखना, यहाँ पे हमने डीसी पावर सप्लाई दिया है, एसी पावर सप्लाई नहीं दिया है। एसी पावर सप्लाई से ये काम नहीं करेगा, हमें डीसी पावर सप्लाई देना होगा। एसी से क्या होगा, प्लस माइनस फ्लक्चुएट करेगा, यानी इस इलेक्ट्रोड्स के पोलैरिटी चेंज होते रहेंगे, जिससे हमारा ये काम ठीक से नहीं होगा। यहाँ हमें डीसी पावर सप्लाई चाहिए, यानी इस पॉइंट पर हमें पॉजिटिव पोटेंशियल चाहिए और यहाँ हमें नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए। ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसको अभी इस्तेमाल किया है, जस्ट नॉर्मल टैप वाटर है, नॉर्मल टैप वाटर है। तो अभी देखो मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दिया, और पावर सप्लाई ऑन करने के साथ साथ क्या होना शुरू हुआ है, ध्यान से देखो। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एनोड में कुछ हरकत, यानी इस वाले टर्मिनल में, रेड वाले में कोई भी हरकत नहीं दिख रही होगी। यहाँ पे देखो कोई बुलबुले नहीं दिख रहे, लेकिन कैथोड वाले हिस्से में देखो तुम्हें बुलबुले दिख रहे हैं। क्या, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से तुम्हें बुलबुले निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये बुलबुले असल में कहाँ से आ रहे हैं, है तो ये पानी, नॉर्मल टैप वाटर, यानी H2O है। H2O में अगर विद्युत संचालन किया जा रहा है तो ये बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं। तो जब भी H2O यानी पानी में विद्युत का संचालन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, की प्रक्रिया होती है, तो H2O क्या होता है, 2 आयनों में विभक्त होता है, एक H प्लस हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस। अब OH माइनस वाला कहाँ जाएगा, OH माइनस वाला जो है वो
ये प्लस टर्मिनल की तरफ आएगा यानी एनोड की तरफ आएगा, और H प्लस हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ यानी कैथोड की तरफ जाएगा। अब H प्लस जो है वो H प्लस क्या हो रहा है, H प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर रहा है और वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है। और जब दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तब क्या बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 गैस बनता है, और वो गैस क्या हो रहा है, धीरे धीरे बाहर बबल्स के रूप में बाहर निकल रहा है। तो यहाँ तक तुमने देखा, क्लियरली समझ में आया, यानी ये था हमने नॉर्मल टैप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया। ठीक, अब तुम देख सकते हो इसके पहले जैसे हमने देखा था कि नॉर्मल टैप वाटर में एनोड में कोई बबल नहीं निकल रहा था, लेकिन अब ध्यान से देखो एनोड में भी बबल निकल रहा है और कैथोड में तो पहले निकल ही रहा था। कैथोड में जो बबल निकल रहे हैं वो क्या है, हाइड्रोजन, और एनोड में जो बबल निकल रहे हैं वो ऑक्सीजन है। वो क्यों निकला है, क्योंकि हमने इसमें अभी मिला दिया थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 मिलाने के बाद ये क्या हुआ, हमारा प्योर वाटर जो था अब वो एक अच्छा विद्युत का चालक बन गया बोला जाए तो, अच्छा इसमें यानी अच्छा एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया है जिसमें से विद्युत आसानी सरलतापूर्वक प्रवाह कर पा रहा है। और कैथोड से जैसे हम देख रहे हैं हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, एनोड से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। ये सब हुआ है हमारे इम्प्योरिटी यानी बेकिंग सोडा मिलाने के बाद, जो हम देख सक रहे हैं कि यहाँ एनोड से बबल्स निकल रहे हैं जो हमारा ऑक्सीजन गैस है, और कैथोड से जो बबल निकल रहे हैं वो हमारे हाइड्रोजन गैस है। तो ये प्रक्रिया तुम लोग समझ गए। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसको पहले जो हमने किया था वो नॉर्मल। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड, इसके पहले हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो जलीय घोल जो है ये भी कॉपर सल्फेट ही है। ठीक, यानी एनोड भी कॉपर का है, कैथोड भी कॉपर ही का है, और जो लिक्विड मॉल्टन स्टेट में जो है इलेक्ट्रोलाइट वो भी कॉपर सल्फेट ही। ठीक, अब यहाँ पे क्या घटेगा, जलीय घोल, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय घोल है, यानी इसमें पानी भी है और कॉपर सल्फेट भी है। तो अब जब इसमें से विद्युत परिवहन होगा, विद्युत का गमन होगा, तो हमें मालूम है कॉपर सल्फेट किस में टूटेगा, कॉपर सल्फेट टूटेगा, यहाँ से देखो, यहाँ लिखते हैं CuSO4, ये टूटेगा किस में, ये टूटेगा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में, हमने पहले भी देखा था। और चूंकि इसके अंदर पानी भी है, वाटर भी है, तो हमें मालूम है वाटर किस में टूटेगा, H प्लस एंड OH माइनस, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। ठीक, तो जब इसमें से विद्युत परिवहन स्टार्ट हो गया, जब इसको बैटरी से लगाया जाएगा, तो हमने देखा कि कॉपर सल्फेट एंड पानी किन किन आयनों में टूटेगा। तो कैथोड में और एनोड में कौन से आयन जाएंगे, देखो कैथोड जो है हमारा नेगेटिव पोटेंशियल पे, यानी वहाँ पे Cu2 प्लस एंड H प्लस, यानी यहाँ पे Cu2 प्लस और H प्लस, इसको ब्लैक से लिखते हैं, H प्लस Cu2 प्लस, सारे पॉजिटिव आयन जो है इस तरफ आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉपर पहले रिएक्ट करेगा कि हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो अब ध्यान से देखो टेबल में कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, यानी कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जब भी कोई भी मेटल जो हो वो लेस रिएक्टिव टू हाइड्रोजन हो, तो वो पहले रिएक्ट करेगा, यानी वो इस कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा। अब इस कॉपर से रिएक्ट करेगा कैसे, ये जो कॉपर जो कैथोड जो उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, Cu2 प्लस है, यानी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करेगा और बन जाएगा क्या, यानी कैथोड पे जो घटना घटेगी Ca, कैथोड में क्या होगा, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन हो रहा है, ठीक, और क्या हो रहा है यहाँ पे, Cu2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बदल जाएगा किसमें, कॉपर में, कॉपर एटम में बदल गया। और यही कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट होगा, इस कॉपर एनोड, इस कॉपर कैथोड के ऊपर, यानी कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर ये कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, यानी इसका थिकनेस क्या होगा, बढ़ेगा, इस जो इलेक्ट्रोड जो उसका थिकनेस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो रहा है, उसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। और वही सोचो एनोड में क्या होगा, एनोड की तरफ कौन जाएंगे, एनोड की तरफ जाएगा ये SO4 2 माइनस है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस है, यानी OH माइनस SO4 माइनस 2 माइनस SO4 2 माइनस, सब इस तरफ जा रहे हैं एनोड की तरफ। अब इसमें से कौन रिएक्ट करेगा, तो ये देखा गया है कि जब हम कॉपर को इस्तेमाल करेंगे एज एन इलेक्ट्रोड, तो इनमें से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, उल्टा होगा क्या, ये जो कॉपर का ही जो एनोड है, कॉपर मेटल से ही जो एनोड है, इस कॉपर मेटल एनोड से ये जो कॉपर का ही बना हुआ एनोड जो है
उसमें से कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या हो जाएगा, Cu2+ हो जाएगा, और वो आयन के रूप में कहाँ आ जाएगा, इस मॉल्टेन स्टेट में, इस मॉल्टेन CuSO4 में आ जाएगा, यानी यहाँ से बाहर आएगा। यानी इस जो एनोड था, कॉपर का एनोड था, वहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आ जाएगा CuSO4 का जो मॉल्टेन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था उसी में वो आ जाएगा आयन के रूप में। ठीक, यानी एनोड पे क्या घट रहा है, एनोड पे क्या घट रहा है, देखो Cu जो था कॉपर का मेटल ही था, वो क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है, यानी Cu2+ और 2e इलेक्ट्रॉन। ठीक, यही इलेक्ट्रॉन, यही जो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है यहाँ पे, वही इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, वही इलेक्ट्रॉन इस कैथोड में आ रहा है। वो वाला इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये कॉपर आयन एक्सेप्ट कर रहा है Cu2+ और बन जा रहा है कॉपर, कॉपर एटम बन जा रहा है जो इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जा रहा है। यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहे तो वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर जो है अपना एटम बना रहा है और इसके ऊपर आके जम जा रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है, कॉपर ही का जो हमारा एनोड था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतला होता जाएगा, क्योंकि उसी में से तो कॉपर हमारा कॉपर आयन के रूप में बाहर आ रहा है। यानी ये वाला देखेंगे, ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा, ये धीरे धीरे पतला होगा, ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये घटना घट रही है हमारे कैथोड में और ये घटना घटनी हमारे एनोड में। क्लियर हुआ, यानी कैथोड में हो रहा है रिडक्शन और एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लियर हो, समझ में? तो ये जो है यही प्रोसेस हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करते हैं तो यही प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के समय जिस भी धातु को हमें, जिसके ऊपर हमें कोई भी किसी दूसरे धातु की परत चढ़ानी है, उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, कैथोड के ऊपर, क्योंकि जनरली कैथोड के ऊपर ही किसी मेटल का लेप, यानी जो भी है देखो मेटल जो है वो हमेशा कैथोड के ऊपर ही आके चिपकेगा, क्योंकि मेटल ही हमेशा एक्सेप्ट करता है। तो जिस भी धातु को, जैसे मान लो अगर मुझे कॉपर के चम्मच के या मान लेते हैं स्टील के चम्मच के ऊपर कॉपर का प्लेटिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टील के चम्मच को यहाँ रखेंगे, कैथोड पे रखेंगे। ठीक, एनोड पे किसे रखेंगे, जिस धातु का लेप, जिस धातु का परत हमें हमारे स्टील के चम्मच पे चढ़ाना है, उस धातु को हम लोग रखेंगे एनोड पर। यानी हम इस केस में हम क्या रखेंगे, कॉपर के धातु पर रखेंगे। और जिस धातु का हमने एनोड सिलेक्ट किया है, जिस धातु का हमने एनोड सिलेक्ट किया है, उसी धातु का कोई भी जलीय लवण, जैसे हमारे इस केस में कॉपर का हमने क्या इस्तेमाल किया, कॉपर सल्फेट, उसी धातु का कोई भी जलीय जो है लवण का इलेक्ट्रोलाइट यानी जलीय लवण का घोल हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? तो होगा क्या, कॉपर का लेप क्या होगा, धीरे धीरे हमारे स्टील के प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग करते ही क्यों है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ताकि एक तो उसका लुक्स अच्छा हो जाए, वो देखने में अच्छा हो, दूसरा उसकी लॉन्जिविटी यानी उसकी जीने की दिन और बढ़ जाए, वो और ज़्यादा दिनों तक टिका रहे। ठीक, क्यों, क्योंकि एक तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, या तो एक तो ऊपर उसका कोई भी रफ एंड मतलब कोई भी स्क्रैच वैच हो तो वो भी भर जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ताकि एक तो हमारा चीज़ भी अच्छा लगे, सुंदर भी लगे, और उसकी मजबूती या उसके लाइफ स्पैन जो है वो भी बढ़ जाए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग जाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ जाना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय जब भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो कैथोड में किसे रखेंगे, जिस धातु के ऊपर हमें लेप चढ़ानी होगी उस धातु को कैथोड बनाएंगे, जिसका लेप हमें चढ़ाना होगा उसे हम एनोड बनाएंगे, और उसी का कोई भी जलीय लवण हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया?